हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडली मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास इसका अगला चैप्टर है, इसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है। ठीक है भाई, देखो जो चैप्टर हमारे पास है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब पहले बात करते हैं कि फूड की सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। तो कह कि द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। ठीक है, देखो भाई जो गरीब लोग होते हैं वो कहे कि बहुत हमेशा वो ना खाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि चिंतित रहते हैं कि आज कमा के खा लिया, कल क्या खाएंगे। ठीक है, तुमने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे भाई बहुत सारे लोग क्या है, जब लॉकडाउन लगा था, ठीक, बहुत सारे लोग गांव गए थे। ये वही सारे लोग थे जो रोज के कमाए खाने वाले थे। ठीक है, इनको बहुत दिक्कत आई थी, ये सारे लोग गांव की तरफ शिफ्ट हुए थे। ठीक, अगला कह रहे कि पीपल अबव पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो फील फूड इनसिक्योर। भाई देखो जो ना वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब कि जो गरीब, जिनको गरीब नहीं बोल सकते, ये भी बहुत बार क्या फूड को लेकर इनसिक्योर होता है कि हमने चलो ठीक है 1 महीने का राशन बचा लेंगे, उसके अगले महीने क्या होगा। ठीक है, कह रहे इन द टाइम ऑफ नेचर हमें हमें बस कहा कि नेचर क्लैमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, ठीक है, मेरे उसका फ्लड और सुनामी। ठीक है, अगर ना वो जितने भी लोग हैं वो जो मेरे पास क्या पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, वो सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, इन सबको भी कभी ना कभी सोचना पड़ जाता है कि भाई कि अगर कल को कोई बड़ी घटना हो गई तो हम जीवित कैसे रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, फिर अगला है कि हाउ मेरे पास जितनी कैलेमिटीज है अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। भाई कोई भी अगर मेरे पास क्या कि प्राकृतिक घटना होती है वो फूड को कैसे हमारे पास एक तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली बोला जाए तो सबसे पहला भाई कह रहे कि ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीजेस। भाई जो खेती वगैरह वो क्या बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है ना, प्रोडक्शन किस चीज का भाई, क्रॉप का, वो क्या कम हो जाता है। कह रहा विच लीड टू फूड स्कैर्सिटी इन दैट एरिया। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है स्कैर्सिटी इन दैट एरिया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक कोई एरिया है, वहां पे एकदम से भूकंप आ गया, सब कुछ चल, मैं कहूँ एकदम से बाढ़ आ गई। ठीक है, तो बाढ़ आती है वहां की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद हो गई तो भाई कॉमन सेंस की बात है, वहां पे जो भी है नॉर्मली बोला जाए वहां पे उस अनाज की कमी पड़ जाएगी। फिर ड्यू टू स्कैर्सिटी फूड प्राइस राइज अप। भाई जैसे ही अनाज की कमी होगी लोग उसकी मांग करेंगे, और जब लोग ज्यादा मांग करेंगे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट सम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड। ठीक है, मेरे पास क्या है डिप्राइव्ड ऑफ फूड का मतलब है कि भाई इनको खाने की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे इफ द कैलेमिटी एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर जो ये जो घटना हुई है बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो इट विल इवेंचुअली लीड टू स्टार्वेशन एंड फेमाइन। देखो भाई मेरे पास क्या, अगर ये ना बहुत ही लंबे समय तक चलता है तो बहुत सारी समस्या सामने आती है जो मेरे पास, जैसे हाँ भाई मैंने क्या बोला कि अगर जो मेरे पास ये जो प्रॉब्लम है अगर बहुत टाइम तक रहती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, अगला कह रहे कि इट में अल्टीमेटली लीड टू वाइड स्प्रेड डेथ। भाई इससे क्या है कि बहुत सारी डेथ होगी ड्यू टू वीकनेस और वीक इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, और क्या होगा भाई, इससे लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर मैं अगला कह रहा हूं कि भाई हमारे पास टॉपिक है कि हु आर फूड इनसिक्योर। ठीक है भाई, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो खाने को लेके इनसिक्योर होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है कह रहा पीपल विद लिटिल और नो लैंड। भाई जिनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है वो ट्रेडिशनल, मैं जो बोलता है आर्टिसंस एंड, हाँ भाई और कौन है प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस। और भाई जो कोई से जो पुरानी सर्विस वगैरह देते हैं वो, और फिर कह रहे कि पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड, और कुछ कुछ जो खुद के जो लोग खुद काम करते हैं वो सारे सारे लोग। फिर वर्कर एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूड। ठीक है, डेस्टिट्यूट इंक्लूड बैगर आर द मेन सफर ऑफ फूड। भाई ये जितने लोग तुम्हें मैंने बताए हैं। ठीक है, तो मैं कैसे इंग्लिश याद नहीं आती है, इसकी हिंदी ढूंढ लेना। ठीक है, तो मैं आराम से पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खाने की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। देखो भाई जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की तो कोई बात ही नहीं है, सारी बात पड़ती है गरीब लोगों की। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं कि इन अर्बन एरिया पीपल एम्प्लॉयड फॉर लो वेजेस। भाई वो सारे लोग जिनके जो जिनका वेजेस क्या कम है वो सारे लोग भी इन फूड के लिए इनसिक्योर रहते हैं। मैं देखो पहले पता मुझे फूड के लिए इनसिक्योर का मतलब है उन्हें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब बातों को लेकर इनसिक्योरिटी होना। ठीक है, फिर क्या लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर। भाई बहुत सारी वो मदर जो प्रेग्नेंट है या फिर जो नर्सिंग है बीमार रहती है वो सारे सर भी, एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज। ठीक है, सफर फ्रॉम, भाई मेरे पास क्या है कि इसको मल्ट्रिशन एंड थंस बोलते हैं, मतलब बहुत सी बीमारियां वगैरह होती है, इन सब से भी वो सफर करते हैं। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट आर मोर
प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर। भाई देखो जो मेरे पास है जो पुराने एरिया है, ठीक है, जैसे मान लो कि गांव वगैरह के एरिया होते हैं, यहाँ पे भूकंप वगैरह फिर ना जो या फिर यहाँ पे बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है, जिस कारण से जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही फूड को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर कह रहे कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज एम टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। देखो भाई पता है आजादी के बाद से, आजादी के बाद क्या था, हमारे देश में इतना ज्यादा भी अनाज नहीं था कि लोग क्या है कि उस अनाज से पूरा देश चला पाए, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब इतना अनाज हो रखा है, जमा 2022 की बात चल रही है, अब हमारे देश में इतना सारा अनाज है कि वो लोग आराम से पूरे देश में, देखो बहुत सारे देश की मदद भी करता है भारत अब अनाज से। फिर भाई तो कह रहे हैं सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो भाई मैं तुम्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस रिवॉल्यूशन को चलाया गया था, ठीक है। फिर हम अगली बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहला बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। कह रहा है फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री है, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं और स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेन्स, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि डायमेंशन की बात करते हैं और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हम भाई कहाँ कहाँ पे फूड वगैरह रखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है, पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। पहला फूड प्रोडक्शन विद द कंट्री, हमारे देश में जो फूड का प्रोडक्शन होता है वहां पे, और जो बाहर के देश से जो मंगवाया जाता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट। फिर स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट, ठीक है, जो मेरे पास ना जो गवर्नमेंट की जो गारंटीज होती है, ठीक है, उनमें सामान जमा कर रखते हैं वहां पे। अभी बस अगला है एक्सेसिबिलिटी, कह रहा है फूड विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। और भाई जो अगर बात करते हैं कि जो फूड कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जो भी पर्सन वगैरह ना उनके रीच में होते हैं ना वो सारे, मतलब कि उन तक फूड वगैरह आराम से पहुंच जाते हैं। फिर अगर हम अफोर्ड करने की बात करें उस फूड को कौन कौन अफोर्ड कर सकता है, सबसे पहला इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। भाई इतना अनाज हमेशा होता है कि जो देश है वो सबको खिला पाए, इस मतलब कि कोरोना के टाइम पे अनाज बट रहे थे उस टाइम भी, ठीक है। फिर पर्सन हैव कैपेबिलिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ठीक है। भाई देखो जो इंसान है वो उसको वो जो खाना ऐसा खाना अफोर्ड कर पाए जो कि खाने लायक हो, ठीक है। फिर देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, ठीक है। भाई यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है कि तुम अनाज खरीदो मत खरीदो, रुकावट कोई से भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला है फूड इनसिक्योर ग्रुप इन अर्बन एरिया। भाई ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो फूड के लिए मतलब खाने के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। फिर मेरे पास भाई पहला है पर्सन एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। भाई देखो ऐसी जगह पे, देखो इल पेड का मतलब है ना जहाँ पे उसको कम पेमेंट मिलती है, ठीक। ये मतलब कि खाने को लेकर बहुत ज्यादा अनसिक्योर रहते हैं। फिर अगला मेरे पास है कैजुअल लेबर, भाई जो ऐसे छोटा मोटा काम करते हैं ना उसकी बात चल रही है। फिर कह रही कि फूड इनसिक्योरिटी इन सोशल कंपोजिशन, पहले पास है शेड्यूल कास्ट। भाई जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन सबको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। शेड्यूल ट्राइब्स है इनको भी, ठीक है। ओबीसीएस है, माइग्रेंट्स है, फीमेल हो गया, और न्यू बॉर्न बेबी। भाई इन सब के लिए क्या है कि तुम देखोगे जो तुम्हारे घर के आसपास आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं ना उन सब में बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी होती है, ठीक है। फिर हम अगली बात करते हैं फूड इनसिक्योर ग्रुप इन रूरल एरिया। हमने अर्बन के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं हमारे पास जो रूरल एरिया है तो उसमें क्या है। सबसे पहला जो मेरे पास है जैसे पॉटर्स हो गए या फिर मेरे पास वेवर्स हो गए, ट्रेडिशनल आर्टिसियन है, मतलब कि जो अगर इसको हम नॉर्मली बोले जो बहुत ही पुराने कारीगर है ना उन सब की बात चल रही है। फिर पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड, भाई जो छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग। फिर प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, जैसे मान लो बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, ये सारे। फिर वैसा अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब कि जो लोग छोटा मोटा काम करके गुजारा चलाते हैं वो या फिर किसी के पास काम करते हैं। फिर स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर, भाई जो भी छोटे मोटे फार्मर है ना वो सारे, ये सारे वो लोग हैं जिनको खाने की कमी दिखती है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई हंगर, कह रहे कि हंगर मतलब भूख। हंगर इज एन एस्पेक्ट ऑफ नॉट जस्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। भाई इसका मतलब सिर्फ खाने का नाम मिला नहीं है एंड पॉवर्टी बट ऑल्सो ब्रिंग पॉवर्टी, ब्रिंग्स पॉवर्टी। देखो भाई हंगर एक ऐसी चीज है जो मतलब कि हंगर बोलना है तो एक तरह से मान लो भूख, ठीक है, भूख। तो ये मेरे पास क्या है कि गरीबी को लेकर आती है। भाई हंगर सबसे मेन रीजन है, इंसान को भूख लगती है वो, तो इसीलिए देखो अगर इंसान को भूख ना लगे ना वो गरीब रहेगा नहीं, वो आराम से अपनी जिंदगी काटेगा, ठीक है। फिर द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। देखो जो भी हम सिक्योरिटी वगैरह जो भी हम प्रोग्राम वगैरह चला रहे हैं उसमें अभी की जो सिक्योरिटी
क्या अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, भाई जो फूड सिक्योरिटी उसमें क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं करंट हंगर, जो अभी की भूख है ना, मतलब कि जो अभी का जो हंगर है उसको कम करते हैं, और जो फ्यूचर वाला है उसको भी क्या है कि देखो अभी वाले को ना कैश भी ठीक कर देंगे, और जो फ्यूचर वाला है उसको रिड्यूस करेंगे। फ्यूचर वाले हंगर को रिड्यूस करने का मतलब है कि भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना हो कि लोग क्या भूखे मर रहे हो। ठीक, अब भाई हम अगली बात करते हैं कि हंगर हैज अ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। ठीक है भाई, हंगर हमेशा नहीं आता, कुछ कुछ टाइम के लिए रहता है। कह रहे कि सबसे पहला, पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर ड्यू टू अ वेरी लो इनकम एंड आर फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। देखो जो भाई गरीब लोग होते हैं वो क्या है कि क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं। क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा काम नहीं, मतलब कि जैसे मान लो कि एक आज के दिन खाया कल क्या खाएंगे, ठीक है, ये वाली दिक्कत पड़ती है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। आज तो खा लिया लेकिन कल क्या खाएंगे भाई, इसका कुछ पता नहीं है। अगला मेरे पास है, इन रूरल एरिया सीजनल हंगर इज कॉज्ड बाय द सीजनल नेचर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो भाई, और जो मेरे पास क्या है रूरल एरिया है, ठीक, वहां पे क्या होता है कि सीजनल बात पड़ती है। मान लो कि देखो तुमने खुद देखा होगा, अगर कोई मान लो कि कोई रूरल एरिया में रह रहा है, मान लो कोई गांव के इलाके में रहता है, तो उसमें ना 1-2 महीना ऐसा आता है जहाँ पे बहुत गरीबी होती है। ठीक, और अगर सेम चीज करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास, अच्छा देखो इसमें और बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। मान लो अभी ना खेती क्या चल रही है, ठीक है, तो पिछला अनाज तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब एक पूरी खेती खत्म हो गई और दूसरी कटने वाली, 1 महीना ऐसा होता है जहां पे लोगों के पास गरीबी आ जाती है। ठीक है, अगला है कि इन अर्बन एरिया सीजनल हंगर अकर्स। जो सीजनल हंगर है वो होता है बिकॉज ऑफ द कैजुअल टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, कुछ लोग ना ऐसा काम करते हैं जो कि भाई मान लो किसी मौसम में चलता है। अगर कोई सा काम ऐसा है जो सिर्फ मौसम में चलता है, इस कारण से क्या वहां पे हंगर की जो परसेंटेज हो गया ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड की, भाई क्या क्या जरूरत है, कह रहा टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, मेरे पास देखो करेगी नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, भाई खुद की सफिशिएंसी के लिए, मतलब कि फूड किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, इन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन के अंदर ना क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहला, टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन। भाई देखो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे पास ये है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इन सबको खिलाना सबसे बड़ी समस्या है। फिर टू फाइट अगेंस्ट थ्रॉट फ्लड्स एंड क्लोन्स। ठीक है, मतलब साइक्लोन्स है, तो नॉर्मली बोले ये जो बड़ी बड़ी समस्या आ रही है इन सभी फाइट करनी पड़ती है। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, भाई जो बाहर के देश से हम खाना मंगा रहे हैं इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, टू कंट्रोल प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, और भाई जो दिन प्रतिदिन जो राशन का जो दाम बढ़ता जा रहा है इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, भाई सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए। सबसे पहले मेरे पास बफर स्टॉक, सुनो भाई इन सब के बारे में नीचे देखेंगे। पहला मेरे पास अगला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भाई सबसे कम से कम प्राइस हो, इशू प्राइस। ठीक है, स्टार्टिंग में प्राइस क्या था उसी प्राइस से बिकेगा। मान लो कि एक ना नमक का पैकेट है वो 15 रुपए का निकला। ठीक है, इसको जब बनाया गया था तो इस पे प्राइस था 15 रुपए, इसका जो एमआरपी था वो था मेरे पास 15 रुपए। अगर एमआरपी इसका 15 रुपए, तो भाई फ्यूचर में देखो मैंने बोला कि अगर इसका एमआरपी 15 रुपए है तो इसको जब भी बेचेंगे 15 रुपए में ही बेचा जाएगा, इसलिए बोलते हैं इशू प्राइस। अगला सब्सिडी, सरकार के द्वारा दी गई सहायता होती है। ठीक है, अगला बात है इसको बोलते हैं राशनिंग। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली ना जो जनता के लिए सोचना, इसके बारे में बताऊंगा आगे। अगला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, फिर मेरे पास फेयर प्राइस शॉप है, मतलब कि एक ना गवर्नमेंट के द्वारा ना फेयर प्राइस शॉप खोल रखी है जिसमें हर एक सामान क्या है कि वो तुम्हें सस्ते दाम में मिल जाता है आराम से। फिर हम बात करते हैं बफर स्टॉक। क्या बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, ये क्या जो भी फूड ग्रेन है उनका एकदम थोक जमा कर रखते हैं, बहुत सारे जो राशन है उसको एक जगह जमा करके रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई बफर स्टॉक बोलते हैं। जैसे व्हीट एंड राइस हो गया, कह रहे कि प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एफसीआई के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसान है उनसे अनाज खरीद के अपने पास जमा करके रखती है। जैसे तुमने देखा होगा भाई जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, पूरे 1 साल तक सरकार ने पूरा राशन बांटा था। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जिसको एमएसपी बोलते हैं। भाई इन सब के बारे में आता है हमारे एग्जाम में, इन सब में से कोई ना एक टॉपिक पक्का आता है गारंटेड। तो मेरे पास कह रहा है भाई कि द एफसीआई, ठीक है, परचेजेस व्हीट एंड राइस फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। ये ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास जो एफसीआई था, ठीक है, ये रहा, मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में। ये जो एफसीआई क्या करती है भाई, द एफसीआई परचेजेस व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट एंड राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द यहाँ पे कह रहे कि फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर ऑफ द सरप्लस स्टेट। भाई ऐसे स्टेट से खरीदती है
जहां पे अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कह रहे कि एट प्री अनाउंस्ड प्राइस, भाई जो प्राइस बता दिया उसी प्राइस पे, उसमें सरकार, अब उसमें एफसीआई का घाटा हो या फायदा हो, जैसे मान लो कि जब खेती करने वाले थे तो किसान से बोल दिया हम तुमसे 10 रुपए किलो अनाज खरीदेंगे, मान के चलो अनाज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, तो अब क्या है भाई 10 का 10 ही रहेगा, नहीं कि बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर यहाँ पे कम हो गया तो भी उतना ही, वो 10 पे खरीदेंगे, ठीक है। फिर दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी बोलते हैं। भाई जो पहले से जो प्राइस डिसाइडेड होता है ना, जो पहले से डिसाइडेड प्राइस है उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। अगली बात करते हैं मेरे पास इशू प्राइस क्या होता है, द ग्रेन स्टोर इन बफर स्टॉक, भाई बफर स्टॉक के बारे में बता चुका हूं। द ग्रेन स्टोर इन बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेफिसिट एरिया, भाई ये जो बफर स्टॉक के अंदर जो राशन होता है ना, जो भी सामान होते हैं उनको क्या डेफिसिट एरिया में ऐसी जगह बांटा जाता है जहां पे अनाज की पैदावार कम हुई है, ठीक है। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेफिसिट एरिया एंड अमंग्स द पुअर सरात्रा, ठीक है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हाँ भाई मैं समझ, पुअर, इसको पुअर स्टेट माने चलो, पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस नोन एज इशू प्राइस। देखो भाई जब भी क्या होता है, किसी एक, मान लो कि मेरे पास ऐसा बोला, मेरे पास एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये रहा, ठीक है, ये पहला स्टेट और ये दूसरा स्टेट है, ठीक। तो इस स्टेट का सामान अगर उस स्टेट में इस स्टेट की मार्केट प्राइस से कम पे बेचा जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। फिर अगला बात भाई सब्सिडी है, हमें पहले पता है सब्सिडी क्या होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को या फिर जो भी जमींदार वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सबको एक क्या है कि एक अमाउंट देती है ताकि तुम खेती करो, ठीक है, जिससे क्या है कि भाई समाज का फायदा हो। और ये जो अमाउंट दिया जाता है ना, इसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। जिससे मान के चलो कि तुम सब जो दूध पीते हो, ठीक है, अगर तुम ना भैंस वाली या फिर जो गाय वाली जो होते हैं, जिनके पास गाय भैंस होती है, इनके पास अगर तुम दूध लेने जाओगे, वो तुम्हें कम से कम 80 से 90 या फिर 100 रुपए लीटर दूध देते हैं। तुम जाओगे ना, जैसे अमूल का दूध खरीदो दुकान पे, वो तुम्हें 60 रुपए लीटर मिल जाता है आराम से, ऐसा होता है, चेक कर लेना। ये जो प्राइस का जो अंतर है ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जो कंपनी होती है, मान लो अमूल कंपनी है, ठीक है, अमूल कंपनी को गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, क्या देती है उसको, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब है भाई सरकार के द्वारा कंपनी को दिया गया पैसा, जिससे क्या है कि सबको दूध वगैरह आराम से प्राप्त हो सके, ठीक है, ये वाली बात बतानी चाहिए मैं, ठीक है। फिर कह रहे कि सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक टू प्रोड्यूसर, भाई प्रोड्यूसर को पेमेंट करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है प्रोड्यूसर को पेमेंट, टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, मार्केट प्राइस को सप्लीमेंट करने, मतलब कि कम करने के लिए। इट कीप्स कंज्यूमर प्राइस लो, भाई ये जो कंज्यूमर का प्राइस है उसे काफी कम रखती है, वाइल मेंटेनिंग हायर इनकम फॉर प्रोड्यूसर। देखो इनकम को अपनी, जो प्रोड्यूसर है उसको अपनी इनकम मिल जाती है, जो उत्पादन करने वाला है उसको अपनी इनकम मिलती है, ठीक है, वो लेकिन कौन देती है, सरकार। वस्तु की कीमत को कम करके दिया था, जैसे मान के चलो कि जो तुम दुकान से जो 30 रुपए की दूध की थैली लेके आते हो ना, इसकी कीमत ना भाई ऐसे मान लो कि 40 से 50 के आसपास होती है, ठीक है, 40 से 50 के आसपास होती है। तो सरकार क्या कर, जैसे मान लो कि 40 है, तो इसका मतलब है सरकार ने कंपनी को 10 रुपए पहले दे दिए, सरकार ने कंपनी को 10 रुपए पहले दे दिए, और जो 10 रुपए दिए इसी को बोलते हैं सब्सिडी। अगला भाई हम बात करते हैं राशनिंग क्या होती है। राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक इन 1940, भाई 1940 में आया था, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल मतलब की फार्माइन, ठीक है, बट वाज रिवाइव इन द वेक ऑफ द एक्चुअल फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960 बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो भाई अब ना मेरे पास ना राशनिंग एक प्रोसेस था जिसमें अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया बाद में। कब आया भाई, जब ना ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया ना, उसके बाद इसको हटा दिया गया था। अब भाई हम अगली बात करते हैं, द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो पहले मेरे पास है द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, भाई जो गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब लोगों को क्या है कि बहुत ही कम दाम पे अनाज बेचा जाता है। जैसे मान लो तुमने राशन की दुकान देखी होगी, वहां पे 2 से 3 रुपए किलो तुम्हें गेहूं मिलता है, मार्केट में खरीदना कम से कम 12 से 15 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। अगला इन दिल्ली मदर डेयरी, भाई मैं तुम्हें बताया मदर डेयरी के बारे में, अमूल वगैरह जो है, इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोवाइडिंग ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। भाई जो मदर डेयरी है वो क्या है कि बहुत सारी मान लो वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, और नॉर्मली बोला जाए तो दूध वगैरह बहुत ही सस्ते दाम पे बेचते हैं। फिर अमूल इज अनदर
सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क, ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्ट। भाई मैं तुम्हें ऊपर अभी ना जो अमूल है उसके बारे में अभी बताया था, ठीक है, फ्रॉम गुजरात, भाई गुजरात से। तो अगर इट हैज ब्रॉट द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन कंट्री, भाई जो अमूल है वही इंडिया के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज अ रिवॉल्यूशन इन विच देयर, हाँ भाई ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन विच इज सेट अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्यूशन चलाया गया था उसे हम क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मली व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं कि इन महाराष्ट्र अकेडमी और डेवलपमेंट साइंस, इसको एडीएस बोलते हैं, हैज फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओस, ठीक है भाई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। देखो भाई मेरे पास, तुमने देखा हो तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई से एनजीओ, तो ये बहुत ही कम दाम में बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पर यूट्यूब पे, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मेरा पूरा फ्री है, ठीक ठीक है। अगर मेरे पास मेरी चैनल पे अगर ऐड वगैरह चलते हैं उसके बाद मुझे इनकम मिलेगी, लेकिन वो सारे लोग जो नॉर्मली बहुत ही सस्ते दाम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं थोड़ी सी क्वालिटी बेकार होती है उनकी पढ़ाई की, लेकिन भाई सब जगह नहीं होती, कुछ कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कि 100 जने हैं, 100 जनों में से कम 10 जने ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा पढ़ा रहे होते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल को फेल कर देते हैं, ऐसा होता है। एनजीओ वगैरह बहुत ही बेटर कर रहे हैं, ठीक, उन लोगों के लिए जो अपनी ट्यूशन की फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है भाई। तुम भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उनके पास जिन्होंने एसएसटी का बिल्कुल भी कवर नहीं किया, ठीक है भाई। तुम्हारी ये जो बुक है इकोनॉमिक का, जो इकोनॉमिक है इसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है भाई। तुम्हें क्या करना है, टोटल तुम्हारे 4 चैप्टर हो गए, इन चारों चैप्टर को याद करना अच्छे से, मैं तो बहुत बता चुका हूँ। पहले तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के बाद देखो सबसे पहले तुम इस वीडियो को देख लो, वीडियो देखने में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर इस वीडियो को दोबारा देख के नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। फिर जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर वो करने हैं, फिर तुम अगर कोई सी रेफरेंस बुक लेना चाहते हो ले लो, वैसे हर एक चैप्टर की तुम्हें ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो जितना तुम्हें मैंने बातें बताई सारे कर लेना, वरना भाई तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सारे चैप्टर लर्न करो, बिना याद करे एसएसटी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक। समझना चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें एग्जाम में जाकर लिखना है, समझाना नहीं किसी को। तो सारा कर लेना, तुम्हारे चैप्टर इसके 4 कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद आएंगे इसकी जो अगली बुक है पोल साइंस के ऊपर, ठीक है, उसे करेंगे। धन्यवाद।